वो लड़की अपनी सहेली के घर जाती है और जैसे वो सहेली के घर जाया करती है तो उसकी सहेली का एक भाई होता है, देखने में सुंदर है, खूबसूरत है, गठीला बदन है। तो उस लड़की का मन अपनी सहेली के भाई के ऊपर आ जाता है और उससे वह चुप चुप के बातें करने लगती है और उससे उसको प्यार हो जाता है। शादी से पहले ही संबंध बनने लगते हैं और फिर दोस्तों वह अपनी सहेली के भाई से शादी कर लेती है। अब जब सहेली के भाई से लव मैरिज वह कर लेती है, उसके बाद लड़की की नज़र अपनी बहन के देवर पर पड़ती है और फिर दोस्तों वह अपनी बहन के देवर से प्रेम प्रसंग की प्रक्रिया आलाप करने लगती है और वह अपने पति को छोड़कर अपने बहन के देवर के साथ शादी करना चाहती है। दोस्तों उसके भी साथ उसके प्रेम प्रसंग की कहानी शुरू हो जाती है, पर अब वो अपने पहले पति का कत्ल करती है और कत्ल भी इतने सातिराना तरीके से करती है कि पुलिस को भी इस केस को सुलझाने में बड़ा एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है। और दोस्तों जब राज खुलता है तो पूरे गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं कि एक लड़की हवस की इतनी भूखी भी हो सकती है। क्या एक लड़की को हवस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है? इस तरह का यहाँ पर वाक्य होता है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने घर गृहस्थी के जीवन को चलाने में यहाँ पर मदद मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश का लखनऊ पड़ता है। लखनऊ के अंदर वजीरगंज थाना क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर एक छोटा सा गाँव है। उस गाँव के अंदर यह घटना घटित होती है। दरअसल दोस्तों 24 जनवरी 2025 की शाम को 4 बजे एक पप्पू सोनकर नाम का शख्स वजीरगंज थाने में आता है और आकर के रोने लगता है। पुलिस वाले उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं भाई आखिर मामला क्या है, हमें तो बताओ। तो वह लड़का कहता है कि मेरा छोटा भाई हिमांशु सोनकर वह कहीं गायब हो गया है और मैं उसको ढूंढ रहा हूं। मैंने रिश्तेदारियों में ढूंढा, उसके यार दोस्तों को पूछा, लेकिन कहीं भी उसका आता पता नहीं है। आप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। तो पुलिस वाले उसके कहने पर उसके भाई हिमांशु सोनकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और उसका भाई ये भी कहता है, जो पप्पू सोनकर पुलिस थाने में गया था, कि मेरे भाई के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। उसकी पत्नी से विवाद रहा करता था। 3 साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी। हिमांशु, उसकी शादी, उसकी पत्नी का नाम होता है पायल, और 3 साल से शादी के बाद इन दोनों के बीच में तनातनी का माहौल रहा करता था। तो बड़ा भाई पप्पू सोनकर पुलिस से कहता है कि हो ना हो मेरे भाई की पत्नी ने ही कुछ ना कुछ किया है। लेकिन दोस्तों पुलिस अभी इस बयान पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती है। उसके बाद पुलिस और इधर उधर छानबीन करती है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। अब 25 जनवरी शाम के समय में हनुमत धाम गांव के बांध वहाँ पर नदी गुजरती थी, तो वहाँ पर एक छोटा सा बांध बनाया हुआ था। उस बांध के अंदर एक लाश जो कि तैर रही थी, यानी कि उसकी हत्या पहले की गई थी और नीचे से वह फूल करके ऊपर सतह पर आ चुकी थी पानी की पर, और वह उससे बहुत बुरी दुर्गंध उठ रही थी। अब किसी गाँव वाले ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया होता है और फिर वजीरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस वहां पर पहुंचती है, जाकर के लाश को अपने कब्जे में लेती है। और पुलिस को पता था कि एक दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को पप्पू सोनकर ने अपने गुमशुदा भाई की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो पप्पू सोनकर को बुलाया जाता है फ़ोन करके और उस लाश को दिखाया जाता है। पप्पू सोनकर उस लाश को देख करके फूट फूट कर रोने लगता है और घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। कहता है साहब यह मेरा छोटा भाई हिमांशु सोनकर है, इसकी किसी ने हत्या की है। अब उसके बाद दोस्तों पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी शिनाख्त हो ही चुकी थी। उसके बाद पप्पू जो भाई होता है वह फिर से पुलिस के सामने यही कहता है कि मेरे भाई को उसकी पत्नी पायल ने मारा है, उसी के ऊपर मुझे शक है। तो वह जब अपने भाई की पत्नी पायल के ऊपर शक जताता है तो पुलिस यहाँ पर आगे की कार्रवाई करती है। अब सीधा उठा तो नहीं सकती थी पत्नी को। सबसे पहले पुलिस वहाँ पर जहाँ पर वह लाश मिली थी उस नदी के बांध के पास वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरों को पुलिस खंगालती है। जब CCTV कैमरों को पुलिस खंगालती है तो 2 लड़के वहाँ से भागते हुए नजर आ रहे थे। तो पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह पानी के अंदर डूबने से नहीं मरा है, यानी कि अपने आप नहीं कूदा पानी के अंदर। इसको 2 लड़के धक्का दे गए हैं पानी के अंदर और यह डूबने से इसकी मौत हो गई है और 1-2 दिन के बाद इसकी लाश अब फूल करके ऊपर आ गई है। तो पुलिस यह कयास लगाती है। उसके बाद दोस्तों अब पुलिस को पता था कि इस हिमांशु सोनकर जिसकी लाश मिली है उसके बड़े भाई पप्पू सोनकर ने शक जताया था कि मेरे छोटे भाई
हिमांशु सोनकर की पत्नी ने मेरे भाई के साथ कुछ किया है। तो उसके बाद पुलिस अब उस छोटे हिमांशु सोनकर की पत्नी पायल की कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पुलिस को पता चलता है एक आयुष नाम का शख्स, उसके साथ यह पायल रिलेशनशिप में थी, यानी कि 1-1 घंटे तक उससे बातचीत किया करती थी और वह हिमांशु उसकी बहन का देवर था। अब तो दोस्तों हिमांशु और इधर जो पायल होती है वो इन दोनों को पुलिस तुरंत उठा लेती है और इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो पायल और हिमांशु बात की आई गई करते हैं, इधर उधर पुलिस को बहलाते हैं, लेकिन दोस्तों जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछताछ करती है तो जो आयुष होता है, जो इस पायल की बहन का देवर होता है, वह कह देता है कि हाँ, मैंने ही पायल के पति हिमांशु की हत्या की है अपने दोस्त के साथ मिलकर के, और यह काम मैंने पायल के कहने पर करवाया है, किया है। अब तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है और पूरा राज यहाँ पर बताइए। उसके बाद दोस्तों यह पूरा राज यहाँ पर खुलता है पुलिस के सामने भी और पूरे गांव के लोगों के सामने भी, और जब लोग सुनते हैं तो वे भी हैरान हो जाते हैं। पायल नाम की लड़की जो कि अपने माँ बाप के घर रहा करती, लेकिन दोस्तों पायल नाम की जो लड़की है स्कूल में पढ़ा करती, तो वहाँ पर भी कई लड़कों के साथ इसके अफेयर चल जाते हैं। मौज मस्ती करना इसका एक तरह से पेशा बन चुका था। अब एक बार की बात है, इसको नए नए लड़कों का शौक़ तो चढ़ ही चुका था। एक बार जैसे कि मैंने कहानी के स्टार्टिंग में बताया, अपनी सहेली के घर जाती है तो सहेली का भाई इसको पसंद आ जाता है, जिसका नाम था हिमांशु सोनकर। उसके साथ यह प्रेम प्रसंग रचाती है और हिमांशु सोनकर के साथ यह शादी कर बैठती है। और दोस्तों हिमांशु सोनकर के साथ इसने 2018 में शादी की थी और लव मैरिज की थी, यानी कि घर वालों की बिना मर्जी के की थी। शादी के बाद अब जो पायल होती है वह देखती है कि जो उसका पति है हिमांशु सोनकर वह तो गरीब है, वह उसके खर्चे नहीं उठा सकता है, और जो पायल थी वह थोड़ा सा घूमने फिरने वाली औरत थी, शॉपिंग वगैरह करना उसका ज़्यादा शौक़ था, बहुत सारे पैसे खर्च करना चाहती थी। लेकिन जो हिमांशु सोनकर होता है वह एवरेजन यानी कि औसतन आदमी था, ना ज़्यादा गरीब था ना ज़्यादा पैसे वाला था, और ज़्यादातर गरीब की ही गिनती में उसको गिना जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहा करते थे, पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा उसके पास चल रही थी। इधर जो उसकी पत्नी पायल होती है उसको इंस्टाग्राम चलाने का शौक़ था, इंस्टाग्राम पर लड़कों से बातचीत करती, तरह तरह के लड़कों से दोस्ती करती। और दोस्तों पायल को अमीरी का भी शौक़ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक दिन की बात है, जो पायल होती है वह अपनी बहन के देवर से उसकी मुलाकात होती है, और जैसी बहन के देवर जिसका नाम होता है आयुष, उससे जब वह मिलती है तो देवर उसकी आंखों में बस जाता है। आयुष जो कि अपने आप को बहुत ही अमीर दिखाने की कोशिश करता है और पायल से कहता है कि तुम कहाँ मर गई, किस लड़के के साथ तुमने शादी कर ली, तुम्हें तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाना चाहिए था, और तुम्हें तो नर्स का कोर्स और तुम्हें तो फलाना ढिमका इतनी तैयारियां होती है, कोर्स करना चाहिए था, पढ़ना लिखना चाहिए था, और तुम आगे पढ़ो, मैं तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा। इस तरह की बात हुए बहन का देवर आयुष करने लगता है। तो अब जो पायल होती है जिसको नए नए लड़कों का शौक़ था और अमीर होने का शौक़ था, तो अब उसको लगता है कि ये आयुष तो बहुत अमीर है और मेरा देखो कितना ख्याल रखता है, क्यों ना मैं अपने पति को छोड़ करके आयुष के साथ ही अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लूं। अब उसके बाद दोस्तों वह अपनी बहन के देवर के साथ मौज मस्ती करने लगती है, ओयो होटल्स में जाना, उसके साथ रंग रलियाँ मनाना और मौज मस्ती ये दोनों लोग मिलकर करने लगते हैं। अब तो कुछ दिन जब गुजर जाते हैं तो अब 1 साल पहले जो पायल होती है अपने प्रेमी आयुष के साथ मिल करके अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करती है, लेकिन ये अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाते हैं, इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि अब पायल का उद्देश्य यह बन चुका था कि उसका जो पहला प्रेमी था जिससे उसने लव मैरिज की थी हिमांशु, उससे वह पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब वो ऐसे तो पीछा नहीं छुड़ा सकती है, ऐसे कहे तो कैसे कहे, वह उसको रास्ते से ही हटाना चाहती थी, उसको जान से मारना चाहती थी, और उसके बाद वह आयुष के साथ शादी करती। तो वह प्लानिंग पर प्लानिंग बनाई जा रही थी, प्लानिंग उसकी फेल होए जा रही थी। अब दोस्तों एक दिन की बात होती है, रात के 10 बजे का समय था, और जो हिमांशु था वह पायल से कह रहा था दिन में कि मुझे 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत है और मुझे किसी की उधार चुकानी है, पता नहीं मैं कब अमीर बनूंगा, मेरी तो नौकरी भी 10,000 की है, इससे घर का गुजारा ही नहीं होता है। अब यह बात पायल को के दिल में बैठ जाती है और एकदम से वह प्लानिंग बना बैठती है। वह अपने प्रेमी आयुष से बातचीत करती है, पूरी प्लानिंग तैयार करती है, और अब बजाते हैं रात को 10 बजे।
10 बजे रात को झींगुरों की आवाज़ें आ रही थी, सुनसान रास्ते थे, सभी लोग अपनी अपनी चारपाइयों पर सो चुके थे, अपने अपने घरों में आराम से चैन की नींद ले रहे थे। तभी जो पायल होती है अपने पति हिमांशु से कहती है, हिमांशु तुमने कहा था ना कि तुम्हें 4-5 हज़ार रुपये चाहिए, 4,000 रुपये मेरे जो बहन का देवर है आयुष वो तुम्हें दे देगा। दोस्तों उससे पहले जो पायल होती है वह अपनी बहन के देवर के साथ अपने पति हिमांशु की दोस्ती करवा चुकी थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा इस हिमांशु को रास्ते से हटाने का। तो अब पायल कहती है कि तुम्हें मेरी बहन का देवर यानी कि आयुष 4,000 रुपये दे देगा, उसके पास तुम चले जाओ। तो अब जो पायल का पति हिमांशु होता है वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह आयुष को जानता था। अब तो रात के 10 बजे ही वह घर से निकल जाता है और आयुष के पास पहुंच जाता है। आयुष उसको घुमाने के लिए नदी के किनारे पर बुलाता है कि मैं नदी के किनारे पर बैठा हुआ हूं। आयुष के साथ उसका एक और दोस्त था जो कि वहां पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, जिस दोस्त का नाम था जैकी। अब जैसे ही हिमांशु पैसे लेने के लिए आयुष के पास उस नदी के किनारे पर जाता है, वहीं पर बांध बना हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर अब वह दोनों दोस्त जो पहले से तैयार थे वह अब जैसे ही हिमांशु उनके पास आता है तो उससे बातचीत करते करते उसको नदी में धक्का मार देते हैं, क्योंकि आयुष को पता था कि हिमांशु को तैरना नहीं आता। क्योंकि पायल ने हिमांशु से एक दिन पूछा था हंसी मजाक में, तुम्हें तैरना आता भी है नहीं आता है? तो दोस्तों हिमांशु ने अपनी पत्नी को बता दिया था कि मुझे तैरना नहीं आता है, और बस यहीं से इनकी प्लानिंग बन गई थी। अब तो दोस्तों हिमांशु को नदी में धक्का दे दिया जाता है। धक्का देने के बाद आयुष और उसका दोस्त जिसका नाम होता है जैकी वो वहाँ से भाग जाते हैं और उनकी तस्वीर कैमरे में आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर यह पूरा राज पुलिस के सामने खुलता है। इस तरह से उस निर्दोष हिमांशु की हत्या कर दी जाती है। तो आज के दौर में दोस्तों क्या करेंगे, यानी कि किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें। पत्नी जो कि जान से प्यारी थी, पत्नी कदम कदम साथ मिलाकर चलने वाली, कहती थी अपने आप को कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन पत्नी ने भी अपने पति को रास्ते से हटा डाला सिर्फ अपने प्यार की खातिर, यानी कि अय्यासी की खातिर, प्यार नहीं हवस और अय्यासी की खातिर। आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है इंडिया के अंदर, पत्नियां अपने पत्नियों को जान से मार रही हैं। एक दौर वो भी था जब पत्नियां डरा करती थी पतियों से कहीं ये कुछ कर ना दे, लेकिन आज का दौर अलग है। कानून बिल्कुल ही बदल चुका है। औरतों के हाथों में बहुत सारी पावर दे दी गई है और औरतें उस पावर को लेकर बहुत ज़्यादा फूल गई हैं और उसका नाजायज़ इस्तेमाल करती हैं और उसको इधर उधर उस दिमाग को लगाती हैं, जो भी उनके पास पावर है उसमें इधर उधर का दिमाग लगाती हैं। दोस्तों अगर बहुत जल्दी कुछ नहीं हुआ, नहीं किया गया इस कानून के अंदर संशोधन, तो आगे चलकर बहुत बुरी दशा होने वाली है लड़कों की, और आगे चलकर लड़के लड़कियों से शादी करना ही छोड़ देंगे। वो कह देंगे कि हमें शादी नहीं करनी है, वो बस ऐसे ही इधर उधर अफेयर करके अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत बुरा माहौल फिलहाल बन चुका है। तो विश्वास थोड़ा सा ध्यान से करें। आज के दौर में पत्नी भी कुछ भी कर सकती है दोस्तों, थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। मुराली गौन सूरत से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। सोनम हमेशा ही बेवफा होती है, तो हमारे वीडियो पर इन्होंने बोला है। उसके बाद गोवालांग जो नाम से आईडी है। उसके बाद हमारे साथ हैं हर हर महादेव, मेरा भी नाम ले लो सर जी, मैं आपके वीडियो 3 साल से देख रहा हूँ। मेरा नाम दिलजय पासवान है, नेपाल सरलाही 2 परसा संग्रामपुर 2 से हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, और आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी हैं, गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं। सुंदरलाल अहिरवार ज्ञाम मंड देवरा जिला छतरपुर से मध्य प्रदेश से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे भाई लगातार हमारे वीडियो को देखते हैं। उसके बाद पीके व्लॉग नाम से आईडी है। हेलो सर, मेरा नाम प्रहलाद मेघवाल है और मैं राजस्थान ज़िले झालावाड़ से हूँ। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो सर। अतुल ने ये काम बहुत ही अच्छा किया कि वह छोड़कर नहीं भगा दिया। भगा बदनामी के डर से होगा तो देखा जाएगा, यही इंसानियत होती है सर। लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पीके व्लॉग भाई का, हम जिनका नाम है प्रहलाद मेघवाल, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि क्या बात है भैया जी, बहुत ही मज़ा आता है आपकी स्टाइल में कहानी सुनने में, सिंपली सुपर।
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुशील भाई, आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं हर हर महादेव सर जी, सूरज राज हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी हैं। और उसके बाद हमारे साथ है राम थापा जो कि नेपाल से है, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जालम सिंह जिला जालौर से, हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं सर प्रणाम नमस्कार, आपकी कहानी सुनाने का तरीका, मीठी आवाज़ जब कान में जाती है तो ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो ऐसे ही सुनते रहें, आप ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें और भगवान आपको हर वो खुशी दे जो आपको अच्छा लगे। शुभ रात्रि, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम जी। भाई का नाम है सुभाष, ट्रू क्राइम स्टोरी नाम से चैनल है, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ भाई हमारे जो कि फेसबुक पर हमें कमेंट करते हैं, उनके भी मैं कमेंट यहां पर ले लेता हूं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल, कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे यहां पर बहुत बारिश हो रही है। भाई साहब तुम्हारे यहां पर बारिश है क्या? सवेरे से इंतज़ार कर रहा था वीडियो देखने का। विमला समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं। सन्नी कुमार हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं। इकबाल को चाहिए था कि रोबीना को संबंध के लिए ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था, रोबीना को सुधारने का मौका देना चाहिए था। एसपी लवर बॉय भासार सीतामढ़ी और बिहार से हमारे भाई कमेंट करते हैं। कृष्णा राम जानी बीएफसी, मैं कृष्णा राम लौटता बालेसर जोधपुर से आपकी पूरी कहानी सुनता हूं जी, बहुत अच्छी लगती हैं जी आपकी। कृष्णा राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से लगातार हमारे साथ बने रहें। अजय प्रजापति हमारे भाई कमेंट करते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार हमारे पास कमेंट करते हैं। उसके बाद कैन बैन CANBAN, कैन बैन पता नहीं क्या बनेगा, प्रजापति है इनका नाम। सीताराम, जय माता दी, जय माता जी, और आप अपना नाम जरूर लिखा करें भाई। बाबूलाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं जो कि कह रहे हैं कि सर जी प्रणाम, हर एक कहानी में अंजाम यही होता है जैसा रुबीना और इकबाल के साथ हुआ, दो घर बर्बाद हो गए हवस के चक्कर में। कहानी देर से सुना उसके लिए क्षमा चाहते हैं। रुदौली जिला अयोध्या से, पत्नी का नाम शिखा मिश्रा है। सूर्य प्रकाश जी आप लगातार बने रहा करें क्योंकि आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और इसी तरह से आप हमें प्रोत्साहित करते रहें। मुकेश कुमार हमारे भाई यूपी 83 से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। अंकित दादा सिंह तोमर, दादा अंकित सिंह तोमर, राम राम भाई, राम राम जी। और उसके बाद राम कुमार, गुड वर्क सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। संजीव कुमार नेपाल से हैं हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुजीत कुमार, गुरुजी प्रेम प्रसंग का अंजाम बहुत बुरा होता है जी, बिल्कुल सुजीत भाई, इन चीज़ों में लोगों के घर तबाह होते हैं। मनोहर जोशी हमारे भाई कमेंट करते हैं जो कि नेपाल से हैं, इनका नाम है मुरलीधर जोशी जो कि नेपाल से हैं और यूपी मुरादाबाद में फ़िलहाल काम करते हैं। अनिल बडोला हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद रोशन लाल प्रजापति हमारे भाई कमेंट करते हैं। बाबूलाल हैं, विनय कुमार हैं, फ़खरुद्दीन अली हैं हमारे भाई, और रामराज गौड़ हैं। गलत काम का गलत नतीजा जी, बिल्कुल अपने परिवार को सुरक्षित रखें, जय हिंद। यूपी 52 से हैं, देवों की नगरी देवरिया से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामराज जी आपका। रामपाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। कैलाश चौधरी जी हमारे भाई कमेंट करते हैं, इकबाल को चाहिए था कि रुबीना को संबंध के लिए ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था, रुबीना को सुधारने का मौका देना चाहिए था। कैलाश चौधरी कल्याण महाराज से जी, बिल्कुल कैलाश जी आप सही कह रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ संतोष यादव हैं, हम संतोष बोल रहे हैं, हम संतोष बोल रहा हूँ सर, आप कैसे हैं, अच्छा लगा आपका वीडियो। हम संतोष भाई कह रहे हैं कि अच्छा लगता है वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद अंधाराम चरण मंडवा जैसलमेर राजस्थान में, आपका वीडियो दिल्ली देखता हूँ, यानी कि डेली देखता हूँ, शायद लिखने में गलती हो गई है, बहुत अच्छे लगते हैं। अंधाराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। सुखवीर रॉय हमारे भाई कहते हैं कि हम आपकी कहानी हमें बहुत ही पसंद आती हैं जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सुखवीर रॉय जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। सलाउद्दीन खान हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम कुमार कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डी हमारे भाई कहते हैं, राम सुदेश भाई क्या हाल चाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, और जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज डी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे साथ राशिद अली हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल जी। और दोस्तों जिन भाइयों के नाम रह गए हैं उन भाइयों के नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और इन वीडियो से सीखते रहें। जय हिंद जय भारत।